आज की बड़ी खबरें। नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार का बड़ा फैसला, हिजाब से बैन हटाने के सीएम ने दिए निर्देश। बीजेपी सरकार ने स्कूल कॉलेजों में लगाया था बैन। फिर से विवादों में मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा, पत्नी से मारपीट करने का लगा आरोप, पुलिस ने मामला दर्ज किया। 2024 के लिए कांग्रेस ने कसी कमर, लोकसभा घोषणा पत्र समिति का ऐलान, चिदंबरम, प्रियंका गांधी समेत 16 नेता बनाएंगे मैनिफेस्टो। साक्षी मलिक के समर्थन में आए पहलवान, बजरंग के बाद अब पहलवान वीरेंद्र का बड़ा ऐलान। पहलवान वीरेंद्र सिंह भी लौटाएंगे पद्मश्री अवार्ड। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के बयान पर हंगामा, मनोज सिन्हा ने कहा पश्चिम बंगाल से ज्यादा जम्मू कश्मीर सुरक्षित। टीएमसी का करारा पलटवार, केंद्र सरकार के आंकड़ों का दिया हवाला। अब बात करते हैं विस्तार से। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, और आज की सबसे बड़ी खबर कर्नाटक से आई है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने हिजाब बैन हटा दिया है। बीजेपी सरकार ने हिजाब पर स्कूलों में, कॉलेज में बैन लगाया था। चुनाव में इसको लेकर के हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की गई, लेकिन अब कांग्रेस ने इस हिजाब बैन के फैसले को पलट दिया है। क्या कुछ कहा गया है कांग्रेस की सरकार की तरफ से हिजाब बैन हटाते समय, और इसका क्या असर पड़ेगा, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी की तत्कालीन बसवराज बोम्मई सरकार ने स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पर बैन लगाने के आदेश दिए थे। अब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार हिजाब पर लगे प्रतिबंध को हटाने जा रही है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को हिजाब पर लगे बैन को हटाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा हर किसी को अपनी पसंद के हिसाब से कपड़े पहनने का अधिकार है। मुख्यमंत्री ने कहा उन्होंने कर्नाटक के स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर लगे बैन को हटाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि अपनी पसंद के कपड़े पहनना हर किसी का अधिकार है। मैंने हिजाब पर लगे बैन को हटाने के निर्देश दिए हैं। पीएम मोदी का सबका साथ सबका विकास का नारा फर्जी है। बीजेपी परिधान और जाति के आधार पर लोगों और समाज को बांट रही है। इस साल अक्टूबर में राज्य सरकार ने प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के दौरान छात्रों को हिजाब पहनने की मंजूरी दी थी। इसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार राज्य में हिजाब पर लगे बैन को पूरी तरह से हटा सकती है। आपको बता दें कि आखिर मामला क्या है। फरवरी 2022 में कर्नाटक के उडुपी के एक सरकारी कॉलेज में क्लासरूम के भीतर हिजाब पर बैन लगा दिया गया था। इसके बाद एक एक कर कई शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके बाद कर्नाटक की तत्कालीन बसवराज बोम्मई सरकार ने स्कूल कॉलेजों में हिजाब पर बैन लगाने के आदेश दिए थे। उन्होंने कहा था कि कोई भी परिधान जिससे समानता, सार्वजनिक कानून और व्यवस्था बाधित होती है, उसकी मंजूरी नहीं दी जाएगी। सरकार के इस फैसले के बाद राज्य में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। इस मामले पर राज्य में काफी विवाद हुआ था। बाद में राष्ट्रीय स्तर पर मामला पहुंचने पर राजनीतिक सियासत गर्मा गई थी। बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जहां कोर्ट ने इस मामले पर बटा हुआ फैसला दिया था। कोर्ट की खंडपीठ ने चीफ जस्टिस से अनुरोध किया था कि इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेजा जाए। फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। बहरहाल कांग्रेस सरकार के इस फैसले पर बीजेपी अपने पुराने रुख पर कायम है। वहीं मौजूदा सरकार धार्मिक स्वतंत्रता का हवाला दे रही है। कुछ महीने में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इस फैसले से किसको नफा होगा और किसको नुकसान, ये लोकसभा चुनावों के नतीजे से साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑनलाइन न्यूज इंडिया। 2024 के चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। कांग्रेस ने अपने 16 नेताओं की एक कमेटी बनाई है जो मैनिफेस्टो तैयार करेंगे। इसमें
चिदंबरम, प्रियंका गांधी, इमरान प्रतापगढ़ी समेत 16 कांग्रेस के नेता हैं। किन किन नेताओं को इस सूची में जगह मिली है और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में किस पर रहेगा सबसे बड़ा जोर, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। पार्टी ने 2024 की तैयारियों को धार देते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए मैनिफेस्टो कमेटी का गठन किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पार्टी के सीनियर लीडर पी चिदंबरम इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव कमेटी के संयोजक होंगे। 16 सदस्यीय इस कमेटी में प्रियंका गांधी वाड्रा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, जयराम रमेश और शशि थरूर भी शामिल रहेंगे। वहीं कांग्रेस ने एक रिजोल्यूशन पास किया है। इसके मुताबिक मोदी सरकार की कथनी करनी में अंतर बताया जाएगा। मैनिफेस्टो कमेटी में पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा, मणिपुर के पूर्व डिप्टी सीएम गाय खंगम, लोकसभा में पार्टी के उपनेता गौरव गोगोई, ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस के चीफ प्रवीण चक्रवर्ती, इमरान प्रतापगढ़ी, के राजू, ओमकार सिंह मरकाम, रंजीत रंजन, जिग्नेश मेवाणी और गुरदीप सप्पल शामिल हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मिली हार के बाद कांग्रेस 2024 की तैयारियों में लगी हुई है। पार्टी ने गुरुवार 21 दिसंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई थी, जिसमें लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। एक दिन बाद यानी 22 दिसंबर को कांग्रेस ने मैनिफेस्टो कमेटी के गठन का ऐलान किया है। CWC की बैठक में एक रेजोल्यूशन पास किया गया। इसमें कहा गया, पार्टी मोदी सरकार की कमजोरियों को उजागर करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावों और जमीनी हकीकत में काफी अंतर है। इन दावों की हकीकत को समिति लोगों के सामने लेकर आएगी। सामाजिक ध्रुवीकरण काफी ज्यादा हो गया है और इसका इस्तेमाल चुनाव में जीत के लिए किया जा रहा है। रेजोल्यूशन में यह भी कहा गया कि लोकतंत्र चरमरा गया है, लोकतंत्र पर ही हमला हो रहा है और संविधान के तहत नागरिकों को मिली आज़ादी छिन गई है। इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। बहरहाल कांग्रेस ने कर्नाटक में अपनी गारंटी के बूते सत्ता में वापसी की है। साथ ही तेलंगाना में भी उसे जीत मिली है। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी एक बेहतरीन घोषणा पत्र बनाने में कितनी कारगर साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑनलाइन न्यूज इंडिया। महिला पहलवानों के मुद्दे पर अब एक और बड़े खिलाड़ी ने अपना पद्मश्री अवार्ड लौटाने का ऐलान कर दिया है। पहलवान वीरेंद्र सिंह ने अपना पद्मश्री अवार्ड प्रधानमंत्री को लौटाने का ऐलान किया है। इससे पहले बजरंग पुनिया भी अपना अवार्ड प्रधानमंत्री को लौटा चुके हैं। बृजभूषण को लेकर के और महिला पहलवानों के मुद्दे पर आज क्या कुछ हुआ है, पहलवान क्या कह रहे हैं, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। महिला पहलवानों के हक में आवाज उठाने वाले खिलाड़ी फेडरेशन चुनाव में बृजभूषण सिंह खेमे की जीत के बाद आहत हैं। दुखी मन से साक्षी मलिक ने जहां रेसलिंग से संन्यास का ऐलान किया, तो बजरंग पूनिया ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के बाहर फुटपाथ पर अपना पद्मश्री अवार्ड रखाए थे। बजरंग के बाद अब मशहूर पहलवान वीरेंद्र सिंह ने भी पद्मश्री अवार्ड लौटाने का ऐलान किया है। वीरेंद्र सिंह को 2021 में पद्मश्री सम्मान मिला था। वीरेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, मैं भी अपनी बहन और देश की बेटी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पद्मश्री लौटा दूंगा। मुझे अपनी बहन साक्षी मलिक पर गर्व है। उन्होंने सचिन तेंदुलकर और नीरज चोपड़ा को टैग करते हुए लिखा, देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी अपना निर्णय लें। 22 दिसंबर को पद्मश्री अवार्ड लौटाने के बाद बजरंग पुनिया ने दिल्ली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी। प्रियंका से मुलाकात के दौरान कुश्ती से संन्यास का ऐलान करने वाली साक्षी मलिक भी बजरंग के साथ थी। प्रियंका ने दोनों पहलवानों से कहा कि वो उनकी लड़ाई में पूरी तरह से साथ हैं। ये मीटिंग राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कराई। इससे पहले 23 दिसंबर को रेसलर बजरंग पुनिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोशल मीडिया के जरिए चिट्ठी लिखकर पद्मश्री अवार्ड लौटाने का ऐलान किया था। बजरंग ने लिखा, मैं अपना पद्मश्री पुरस्कार प्रधानमंत्री जी को वापस लौटा रहा हूं। कहने के लिए बस मेरा ये पत्र है, लेकिन इसे ही मेरा स्टेटमेंट भी माना जाए। इस चिट्ठी में बजरंग पुनिया ने भारतीय कुश्ती संघ पर बृजभूषण के करीबी संजय सिंह की जीत का विरोध जताया। बजरंग
अवार्ड लौटाने प्रधानमंत्री के आवास पर गए थे, लेकिन अंदर जाने की परमिशन नहीं मिली तो उन्होंने अवार्ड वहीं फुटपाथ पर रख दिया। देश की इकलौती ओलंपियन मेडल विजेता रेसलर साक्षी मलिक ने WFI चुनाव के रिजल्ट के बाद दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संन्यास ले लिया था। साक्षी ने अपने जूते निकालकर टेबल पर रख दिए थे। इससे पहले साक्षी ने कहा, हम लड़ाई नहीं जीत पाए कोई बात नहीं, हमारा समर्थन करने देश भर से दूर दूर से आए लोगों का आभार, हमारी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। बहरहाल सरकार की बेरुखी से खिलाड़ी न सिर्फ नाराज हैं, बल्कि वो खेल से संन्यास ले रहे हैं, साथ ही सरकार के दिए हुए सम्मान को भी वापस लौटा रहे हैं। सरकार भले ही खिलाड़ियों की भलाई के हजारों दावे करती रहे, लेकिन हकीकत तो ये है कि सरकार खिलाड़ियों की बात सुनने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑनलाइन न्यूज इंडिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, उनके बयान पर हंगामा मचा हुआ है। मनोज सिन्हा ने दरअसल बयान दिया है कि जम्मू कश्मीर सुरक्षित है और उसमें हवाला दिया है पश्चिम बंगाल का, लेकिन पश्चिम बंगाल के टीएमसी नेताओं का इस पर करारा पलटवार सामने आया है। केंद्र सरकार के आंकड़ों का हवाला देते हुए टीएमसी अब मनोज सिन्हा को किस तरह से घेरती हुई नजर आई है, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का एक बयान चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें उन्होंने बंगाल से जम्मू कश्मीर की तुलना की है। दरअसल जम्मू कश्मीर में पर्यटन के विकास पर शुक्रवार को कोलकाता में बोलते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि कश्मीर का माहौल बंगाल से बेहतर है। उन्होंने ये बयान ऐसे समय में दिया है जबकि एक दिन पहले ही सेना के काफिले पर भारी हथियारों से लैस आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया था, जिसमें 4 जवान शहीद हो गए थे और 3 घायल हैं। जम्मू कश्मीर में पर्यटन के विकास पर शुक्रवार को कोलकाता में बोलते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, कश्मीर का माहौल बंगाल से बेहतर है। मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर पश्चिम बंगाल की तुलना में अधिक सुरक्षित स्थान है। उन्होंने कहा, मैं आपको बता सकता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोग पश्चिम बंगाल की तुलना में अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। मैं आपको कुछ बता सकता हूं, आपको पश्चिम बंगाल की तुलना में जम्मू कश्मीर में बेहतर माहौल मिलेगा। उन्होंने कहा, मैं कोई राजनीतिक बयान नहीं दे रहा हूं, हमें पता है कि बंगाल में स्थिति कैसी है। तृणमूल कांग्रेस ने मनोज सिन्हा के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। तृणमूल कांग्रेस ने उपराज्यपाल के बयान पर निशाना साधते हुए कहा, केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार कोलकाता और बंगाल सबसे सुरक्षित स्थान है। तृणमूल नेता कुणाल घोष ने कहा, मनोज सिन्हा बीजेपी के आदमी हैं, वो वही बात कर रहे हैं जो बीजेपी चाहती है। उन्हें वास्तव में पिछले उपराज्यपाल से बात करनी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि पुलवामा में क्या हुआ था। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता और पश्चिम बंगाल भारत में सबसे सुरक्षित स्थान हैं। बताते चलें कि जम्मू कश्मीर के राजौरी में गुरुवार को बड़ा आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में सेना के 4 जवान शहीद हो गए जबकि 3 जवान घायल हैं। उनका इलाज आर्मी बेस हॉस्पिटल में चल रहा है। भारी हथियारों से लैस आतंकियों ने सेना की 2 गाड़ियों पर घात लगाकर हमला किया था। हमले के बाद से सुरक्षाकर्मी राजौरी जिले के डेरा की गली वन क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान चला रहे हैं। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने इलाके में आतंकियों की तलाश के लिए एक संयुक्त अभियान चलाया है। घने जंगलों में ग्राउंड सर्च के अलावा आसमान से हेलीकॉप्टर और ड्रोन के जरिए निगरानी हो रही है। बहरहाल संवैधानिक पद पर रहने वाले नेताओं को इस तरह के बयानों से परहेज करना चाहिए ताकि इस तरह के मामलों को तूल न दिया जा सके। साथ ही ऐसे बयान तो हरगिज नहीं देना चाहिए जिससे किसी की भावना आहत हो। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑनलाइन न्यूज इंडिया। मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे हैं। पहले संदीप महेश्वरी के साथ में विवाद, उसके बाद जातिवादी टिप्पणी को लेकर के एक वीडियो उनकी वायरल है और अब पारिवारिक मामले में उनकी पत्नी ने विवेक बिंद्रा पर मारपीट का आरोप लगाया है। डॉक्टर बिंद्रा की अब क्या कुछ स्थिति है और किस तरह से बिंद्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। विवेक बिंद्रा यूं तो सोशल मीडिया पर एक जाना माना नाम है, लेकिन अब उनके जीवन की काली सच्चाई लोगों के सामने आ रही है। दरअसल इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा पर उनकी दूसरी पत्नी के साथ मारपीट का आरोप लगा है। बिंद्रा के खिलाफ नोएडा में एफआईआर दर्ज की गई है।
इसके मुताबिक विवेक ने कमरा बंद करके पत्नी को बेरहमी से पीटा। इससे उनका कान का पर्दा फट गया। बिंद्रा ने गाली गलौज भी की है और पत्नी का मोबाइल भी तोड़ दिया। एफआईआर के मुताबिक 6 दिसंबर को विवेक बिंद्रा की यानिका से शादी हुई थी, जबकि मारपीट की घटना 8 दिसंबर की है। इसके बाद यानिका को दिल्ली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। यानिका के भाई वैभव क्वात्रा ने विवेक के खिलाफ 14 दिसंबर को नोएडा के सेक्टर 126 थाने में केस दर्ज करवाया। हालांकि मामला शुक्रवार शाम यानी 22 दिसंबर को सामने आया। विवेक बिंद्रा बड़ा बिजनेस के सीईओ हैं। यूट्यूब पर उनके 2 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। गाजियाबाद निवासी वैभव ने एफआईआर दर्ज कराई है। वैभव विवेक बिंद्रा के साले हैं। एफआईआर में उन्होंने बताया, मेरी बहन यानिका की शादी 6 दिसंबर को विवेक बिंद्रा के साथ ललित होटल में हुई थी। विवेक इस समय सेक्टर 94 स्थित सुपरनोवा वेस्ट रेसिडेंसी में रहते हैं। 8 दिसंबर की सुबह 3 बजे विवेक अपनी मां प्रभात से बहस कर रहे थे। यानिका ने बीच बचाव की कोशिश की तो विवेक पत्नी पर भड़क गए। इसके बाद विवेक ने कमरा बंद करके यानिका के साथ गाली गलौज, मारपीट की, मोबाइल तोड़ दिया। वहीं पीड़ित के भाई का कहना है कि मेरी बहन के पूरे शरीर पर घाव है, उसे कान से सुनाई भी नहीं दे रहा है। सिर पर घाव की वजह से बहन को चक्कर भी आ रहे हैं। इलाज के लिए उसे कड़कड़डुमा दिल्ली स्थित कैलाश दीपक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस मामले में नोएडा के एडीसीपी मनीष कुमार मिश्र ने बताया, एक व्यक्ति द्वारा थाना सेक्टर 126 में प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें कहा गया कि उसकी बहन की शादी विवेक बिंद्रा नाम के शख्स से हुई है जो सुपरनोवा में रहते हैं। विवेक बिंद्रा ने उनकी बहन के साथ मारपीट की है, जिसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया। मामले में जांच की जा रही है, इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि यानिका विवेक बिंद्रा की दूसरी पत्नी है। पहली पत्नी से बिंद्रा का विवाद चल रहा है। दोनों का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। फरीदाबाद के ओमेक साइड सोसाइटी निवासी गीतिका बिंद्रा ने फरीदाबाद थाना सेंट्रल में पति से विवाद के बाद शिकायत दी थी। इसमें कहा था कि पति विवेक बिंद्रा के साथ कई सालों से विवाद चल रहा है। गीतिका ने विवेक से खुद की जान को खतरा बताया था। कोर्ट में उनके बीच तलाक का केस चल रहा है, जिसमें उन्होंने विवेक बिंद्रा से गुजारा भत्ता भी मांगा है। दोनों का एक बेटा भी है। हाल ही में बिंद्रा का संदीप माहेश्वरी के साथ विवाद भी सामने आया था। साथ ही सोशल मीडिया पर जातिवादी वीडियो के लिए विवेक बिंद्रा को ट्रोल भी किया जा रहा था। बहरहाल सोशल मीडिया पर अपने वीडियो के जरिए लाखों लोगों को मोटिवेट करने वाले विवेक बिंद्रा के जीवन का काला सच उनके चाहने वालों के सामने आ गया है। ऐसे पूरे मामले पर बिंद्रा क्या कहते हैं, ये गौर करने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑनलाइन न्यूज इंडिया। ये थी आज की बड़ी खबरें। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।